हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो है चैप्टर 1 का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं, और जिसमें हम देखेंगे संविधान क्यों और कैसे के आगे के पोर्शन। इसके पहले हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, ठीक है, यानी कि हमने जो है संविधान के सारे कामों को देखा था, क्यों आवश्यक है, ठीक है, संविधान क्या क्या करता है हमारे लिए, इन सब चीज़ों को हमने देखा था, ठीक है, कि किस प्रकार जो है राष्ट्र की बुनियादी पहचान को बनाता है, संविधान की सत्ता क्या है, संविधान को प्रचलन में जो है लाने का तरीका क्या था, ठीक है, और संविधान के मौलिक प्रावधानों को भी हमने देखा था, है ना। और हमने जो है संविधान सभा और भारतीय संविधान कैसे बना इसके बारे में हमने देखा था, और आज हम बात करेंगे संविधान सभा का स्वरूप। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे संविधान सभा के स्वरूप के बारे में। जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं तो स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा ना कुछ परिवर्तन हुए, क्योंकि पाकिस्तान अब हमारे देश से अलग हो चुका था, ठीक है। तो संविधान सभा से ना खुद को अलग रखने वाली देसी रियासतें जो थी, प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 28 अप्रैल 1947 को, तो 6 राज्यों के प्रतिनिधि जो है संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे, ठीक है। तो 3 जून 1947, जिसे हम माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, 3 जून 1947 को ना भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद जो थी अन्य देसी रियासतें जो होती हैं, वो ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद देखिए, देश आज़ाद हो चुका था, पाकिस्तान हमारे देश से अलग हो चुका था। आप ये सोचिए कि जो संविधान सभा में मेंबर्स थे, जो संविधान क्रिएट कर रहे थे, उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, ठीक है। वो अपने देश को जो है मतलब स्वतंत्र होने की, क्योंकि कई सालों से जो है, कई 100 वर्षों तक जो है अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन किया, और उसकी खुशी ना मनाते हुए हमारे देश से जो है पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है। एक तरफ तो खुशी का माहौल था और एक तरफ दुख का माहौल कि पाकिस्तान जो है राष्ट्र अलग हो गया, और इसके बाद आती है बात संविधान बनाने की। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा होगा, आप ये महसूस भी नहीं कर सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रेशर रहा होगा संविधान बनाने वालों के ऊपर, है ना। तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद ना वे सभी प्रतिनिधि जो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे, एज यूजुअल बात है, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे वो अब नहीं रहेंगे, वो अपने पाकिस्तान क्षेत्र में गए ना, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत से आज़ाद हो गया है, ठीक है, पाकिस्तान अलग हो गया है भारत से। तो संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। अब इनमें से जो है 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, और इन्होंने ही जो है अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए, ठीक है। और इस प्रकार ना इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान का निर्माण हुआ। जाहिर सी बात है, जिस समय विभाजन का दौर था ना, इतनी ज़्यादा हिंसाएं हुई उस समय, इतना ज़्यादा देश हमारा जो है इतने कड़वापन झेल रहा था, हमारा देश आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, चाहे जो भी स्थिति हो, हर स्थिति जो है वो कमज़ोर बनी हुई थी। तो हिंसा के बीच जो है संविधान निर्माण का काम हुआ, आप ये सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन संविधान निर्माताओं के ना धैर्य की प्रशंसा करनी होगी, मानना पड़ेगा, हैंड्स ऑफ है उनके लिए, जो अपना धैर्य का परिचय दिया और संविधान के निर्माण के प्रयास में लग गए। उन्होंने ना केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि आप ये सोच लो कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। अब आप देखिए, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है ना, तो जो लोग जो है ये आदेशित हुआ कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से पाकिस्तान जाना चाहते हैं वे पाकिस्तान चले जाएं, और जो व्यक्ति स्वेच्छा से हिंदुस्तान आना चाहते हैं हिंदुस्तान आ जाए। तो इसी बीच ना क्या हुआ, कुछ लोगों के जो है आजीविका के साधन खत्म हो रहे थे, कुछ लोगों के घर मकान जो है भारत के हिस्से में आ रहे थे वो खत्म हो रहे थे। तो अकल्पनीय हिंसा हुई। और आप गदर मूवी जरूर देखे होंगे, गदर मूवी में आपको थोड़ा बहुत जो है उसमें जो है हिंसा दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो भारत के ना संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। अब इसमें क्या था, इसके अंतर्गत ना अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का, नागरिक अधिकारों का भी जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि भारत देश में जो है बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा मिलेगी, उनको धार्मिक पहचान मिलेगी उनके धर्म को, ठीक है। लेकिन संविधान सभा के गठन में ना ये विवरण केवल सतही तौर
और हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। तो ये है ना कि संविधान सभा के सदस्य जो थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। कैसे? क्या आपने वोटिंग किया था? मतलब आपके जो पूर्वज रहे होंगे यानी कि 1947 के समय, तो क्या वे जो संविधान सभा में मेंबर्स थे जिन्होंने संविधान बनाया, तो वो तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? अपने मत का प्रयोग, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के होते हैं वे अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो उस समय जो भी संविधान सभा के मेंबर थे वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उससे ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि परक बनाने पर गंभीर प्रयास जो है किया गया। देखिए, सभी धर्मों के सदस्यों के ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। अब इसके अतिरिक्त क्या दिया गया? संविधान सभा में ना अनुसूचित जाति के, आप ये देख लीजिए, अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे, यानी कि सारी जातियों को इंक्लूड किया गया था। और जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है तो विभाजन के बाद जो है संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। आप सभी को पता है कि 60 साल से भी अधिक तक शासन किया है, यानी कि सरकार रही है कांग्रेस की, ठीक है। तो और राष्ट्रीय जो है कांग्रेस अधिवेशन भी कई सारे हुए हैं, जब अंग्रेज के गुलाम थे हम लोग तब भी, ठीक है, तभी तो बनी है 1885 में, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उसे जो है 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस जो थी ना वो स्वयं विविधताओं से भरी थी, एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की जो है नुमाइंदगी थी। अच्छा, तो अब ये बात करते हैं ना संविधान सभा के कामकाज की शैली। देखिए, हमारा पूरा दारोमदार ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उस समय क्या स्थितियां बनी, किस प्रकार हमारा संविधान बना, क्या क्या दिक्कतें आईं, संविधान सभा के मेंबर्स कौन कौन थे, किस प्रकार चुने गए, ये सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। क्या स्थितियां रही होंगी, आप लोग भी इमेजिन करो कि क्या स्थितियां रही होंगी, ठीक है। तो संविधान सभा की सत्ता जो थी ना केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करती थी कि वह मोटे तौर पे जो है सबका प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है। यानी कि संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों कि विचार विमर्श की जड़ में छुपे वैल्यूज जो थे, यानी कि मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था, ठीक है। यानी कि जो देखिए, जब संविधान सभा बैठी, ठीक है, संविधान लिखना उनने स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है मतलब सबकी विचारधाराएं अलग है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की विचारधाराएं तो अलग अलग है ना, तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति की विचारधारा से दूसरे व्यक्ति की विचारधारा क्लैश करती होगी। तो ये था ना कि जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है तो उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हो, वह भी महत्वपूर्ण है। अब जाहिर सी बात है कोई नीतियां बनाई जा रही हैं तो विभिन्न वर्ग के सहभागी होने चाहिए ना, तो वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का प्रतिनिधित्व ना करें, ठीक है, वो पूरे देश को लेके चलें, ऐसे संविधान बनना चाहिए। ये चीज डिसीजन हुआ। तो संविधान सभा के सदस्यों ने ना पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया कि अगर जो है एक समुदाय में ना बटकर पूरे देश के हित के बारे में सोचा, ठीक है। सदस्यों में ना प्रायः मतभेद हो जाते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी व्यक्ति अलग हैं, एज यूजुअल बात है, और सभी के विचार अलग हैं, तो मतभेद होना तो आम बात है ना। लेकिन सदस्यों द्वारा ना अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो, ठीक है। अब देखिए, ये मतभेद जो थे ना ये वास्तव में वैध सिद्धांतिक आधार पे थे। हालांकि क्या है ना कि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे, जैसे कि भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होने चाहिए या फिर विकेंद्रीकृत, ठीक है, इसको लेके चर्चा हुई। राज्यों के बीच कैसे संबंध हो, केंद्र राज्य के बीच संबंध कैसे हो, न्यायपालिका की क्या शक्ति होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अब देखिए, जैसे हमारा जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, फिर उसे वैधानिक अधिकार में डाल दिया गया, तो ये सारी चीज़ें ना ऐसे ही नहीं डाल गई। संविधान का मैं बता रही हूँ, एक एक आर्टिकल, एक एक वर्ड, आपको मैं ये बता दूँ कि 2 वर्ष जो है ऐसे ही नहीं लग गए संविधान को रेडी होने में, ठीक है। 2 क्या वर्ष, मैं 3 वर्ष बोल दूँ आपको तो ये भी सही रहेगा, 2 वर्ष 11 माह ना, और वैसे भी 3 वर्ष ही के लगभग है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं टाइम लग गया, हर चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ पे डिस्कशन हुआ है, विचार विमर्श हुए हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या होनी चाहिए, संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो लगभग जो है उन सभी विषयों पर
गहराई चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। आज हम जिस संविधान को पढ़ रहे हैं ना, आप ये सोचो कि ये उन संविधान सभा के कुछ मेंबर्स का नतीजा है, उनके विचार विमर्श का नतीजा है कि उन्होंने सभी के आत्मसम्मान, सभी के अधिकार का जो है, वैल्यूज़ का जो है ध्यान रखा। ठीक है, संविधान का ना केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी जो है वाद विवाद के हो गया, और ये था सार्वभौमिक मताधिकार। इसमें कोई किसी के मध्य जो है वाद विवाद नहीं हुआ, कोई मतभेद नहीं हुआ। देखिए इसमें प्रावधान क्या था ये भी जान लीजिए। सार्वभौमिक मताधिकार जिसका अर्थ है धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु यानी कि 18 वर्ष, ठीक है, प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, इस बात पे ना किसी भी संविधान सभा के किसी भी सदस्य के मध्य जो है मतभेद नहीं हुआ। ठीक है, सदस्यों ने इस बात पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त ना प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुआ। और देखिए मैं ये समझती हूँ ना कि अगर आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसमें वाद विवाद होना चाहिए, डिबेट तो होनी चाहिए कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या हानियाँ हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी चीज़ें तो जो है अगर बहुसंख्यकों को अगर थोड़ा भी फेवर होगी तो अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर अल्पसंख्यकों के ऊपर हो गए तो बहुसंख्यकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ना, ताकि जो है क्लेश की भावना ना उत्पन्न हो। ठीक है, और इन चीज़ों पर जो है वाद विवाद होता था, विचार विमर्श होता था, गंभीर रूप से कई घंटों तक जो है संविधान सभा के मेंबर्स जो हैं इस पर डिस्कशन करते थे। और इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप में कुछ और नहीं हो सकती। अब देखिए संविधान सभा को ना असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह जो है सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। अब जाहिर सी बात है अगर हम सार्वजनिक हित की बात कर रहे हैं तो एज यूजुअल बात है कि हम अगर लोगों के लिए जो है संविधान बना रहे हैं, लोगों को मजबूत करने के लिए, लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है कि हमें जो है सबसे बेस्ट देना है। और इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर ना काफ़ी जोर दिया कि हमें जो है तार्किक रूप से बहस करनी चाहिए। ठीक है, इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कैसा पड़ेगा, ये सारी चीज़ों पे बहस होनी चाहिए। और उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की बल्कि अपनी सोच और फैसलों के पक्ष में अन्य सदस्यों के सैद्धांतिक कारण भी दिए। ठीक है, कारण और निवारण ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन होता था। और अपनी सोच के पक्ष में दूसरे से जो है तर्कपूर्ण संवाद जो होता था स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठा देता था। ठीक है, संविधान सभा में हुई चर्चा ना कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है। आप अगर लाइब्रेरी जाते आप देखो, संविधान की बुक पढ़ो, आपको पता चलेगा। ठीक है, हर अनुच्छेद को लेकर ना अब ये देख लीजिए कि आज के टाइम पे 444 और जब जो है संविधान क्रिएट हुआ ना तो 395 आर्टिकल थे। तो आप ये देखो कि प्रत्येक आर्टिकल में खासी चर्चा हुई है, विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है जो भी आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो वो ना सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। और ये बहसें भी जो है ना वो फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से एक है। अब आइए बात कर लेते हैं कार्यविधि की। देखिए संविधान सभा ने ना संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। ठीक है, इसमें से 8 बड़ी समितियां हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं 2018 के सुपर टेट में तो जो है इसमें भी पूछा गया था, संविधान सभा से जो है क्वेश्चन आए थे। PCS हो, IAS एग्जाम हो, SSC एग्जाम हो, हर एग्जाम में संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। तो संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। तो विभिन्न मुद्दों के लिए ना संविधान सभा जो है 8 मुख्य कमेटियां थी। ठीक है, मैंने आपको भी बताया कि 8 मुख्य कमेटियां थी और आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जो है सरदार पटेल, BR अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक देके अगर मैं आपको बताऊँ तो जवाहरलाल नेहरू की बात करूँ, अगर मैं JL नेहरू लिख दे रही हूँ, नोट डाउन करते जाइएगा। ये जो JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, ये मेंबर थे संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरा था
प्रांतीय संविधान समिति, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार पटेल। चौथी है प्रारूप समिति, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। पांचवी समिति थी, आठों के नाम मैं बता रही हूँ लाइन बाय लाइन, ठीक है। पांचवी समिति थी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक जो है संबंधी परामर्श समिति, ये थे सरदार पटेल, ठीक है। छठी थी प्रक्रिया नियम समिति, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवीं थी राज्यों के लिए समिति, इसकी भी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और आठवीं थी संचालन समिति, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब देखिए, जितने भी लोगों के अभी मैंने नाम लिए ना, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है, जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे से समान नहीं थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। BR अम्बेडकर की मैं बात कर रही हूँ, ये कांग्रेस और गांधी के ना बहुत कड़े आलोचक थे, और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम ना करने का आरोप लगाते थे। आप सभी को मैं बता दूं कि ये ना दलितों के भगवान थे, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं तो ये ना जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने उपेक्षितों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों को जो है सम्मान पूर्वक जीने की ललक जगाई। अब ये देखिए कि हजारों सालों से हो रहे हैं, यानी कि मैं अगर बात करूँ ना उत्तर वैदिक काल से, तो उत्तर वैदिक काल से यानी कि हजारों सालों से हो रहे शोषण और दमन के कारण ना मानसिक रूप से मृत पड़ी जमात के मन में जो है अपने अधिकारों के प्रति जो बिगुल फूका ना इन्होंने, उनका काम बहुत ट्रिमेंडस था। आज जो दलित अपने अधिकारों की मांग करते हैं, आज जो है आत्मसम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब देखिए, भारत देश को ना आज़ादी प्राप्त होने के बाद उन्होंने क्या कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दिल को छू लेने वाली बात कही है। कि उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हम राजनीतिक रूप से तो बराबर हैं, लेकिन सामाजिक रूप से बराबर नहीं हैं। ठीक है, देखिए क्या इतनी अच्छी बात कही है इन्होंने कि हम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हम राजनीतिक रूप से तो बराबर हैं, लेकिन सामाजिक रूप से बराबर नहीं है। और एग्जाम में इनका कथन पूछा भी जाता है तो आप जरूर अब टिक लगा लोगे। ठीक है, देखिए उनकी यह बात ना आज भी जो है प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। अब देखिए, जातिवादी का जहर आप आज भी देखते होंगे, आज भी बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है भारतीय समाज को। तो इस कारण ना दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आए दिन अत्याचार होता है, जिसके कारण एक बड़ी जनसंख्या जो है जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त है। उनके प्रयास, उन्होंने बहुत प्रयास किया, प्रयास करते करते उन्होंने ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर मैं बात करूं तो भारतीय समाज व्यवस्था के गहन अध्ययन किया। उन्होंने ये पाया ना कि भारत को कमज़ोर बनाने, इसकी विकास धारा को अवरुद्ध करने, सामाजिक सौहार्द में जो है सबसे बड़ी बाधा जो है ना, ये भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था है। और इन्होंने जाति प्रथा, जिसका सबसे अमानवीय रूप छुआछूत, आपको मैं ये बता दूँ कि गांधी जी भी थे ना, वो ब्रिटेन गए हैं तो उन्होंने ये छुआछूत का जो है यानी फिर कह लीजिए श्वेत अश्वेत का मामला जो है झेला है, और आज से कहीं अधिक विद्यमान थी। आप ये सोचो कि आज जब इतना है तो आप ये सोचो 70 साल पीछे चले जाओ तो कितना रहा होगा ये छुआछूत की भावना। तो इन्होंने ना बहुत अथक प्रयास किया है, बहुत ये हमेशा लड़ते रहे हैं, चाहे वो संविधान सभा में हो, ये आलोचक रहे हैं कि आप जो है ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, तो पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दे पर, ऐसे कई मुद्दे थे जिनमें जो है ना उनके जो है विचारों में मतभेद होता था, एक दूसरे से असहमत रहते थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया ना, है ना। तो प्रत्येक कमेटी ने आम तौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया और जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। ठीक है, और आम तौर पर ना यह प्रयास किया गया कि फैसले जो थे वो आम राय से हों। ठीक है, यानी कि जैसे आपको मैं बता दूं, वोटिंग सिस्टम होता था। ठीक है, जैसे संविधान सभा में मान लीजिए कि 10 मेंबर हैं, अगर जो मान लीजिए कि 2 पक्ष में वोट देना था, एक को पक्ष में एक को विपक्ष में, 10 में से अगर 6 लोगों ने एक पक्ष में वोट दिया और 5 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया तो इसको जो है इम्प्लीमेंट मान लिया जाता था 6 वालों को। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ।
देखिए कई प्रावधानों पर ना निर्णय जो है मत विभाजन करके, जो अभी मैंने बताया ना, इसका जो है करके जो है लिए जाते थे। और ऐसे अवसरों पर ना हर सरोकार का ध्यान रखा जाता था, हर मेंबर के विचारों का ध्यान रखा जाता था, और हर तर्क, जो भी तर्क होते थे या फिर शंका का समाधान ना बहुत ही सावधानी से किया जाता था और लिखित रूप से उसका जवाब दिया गया। 2 वर्ष, ध्यान रखेंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में ना संविधान सभा की बैठकें जो है 166 दिन तक चली। आप ये सोचो, 166 दिनों तक ये सभाएं जो है चलती रहीं, और इसके सत्र जो है अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, ठीक है। लेकिन कोई भी संविधान ना केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता है। भारत की जो संविधान है सभा इतनी विविधतापूर्ण थी, इतनी अनेकताएं थी उनमें कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी। और यदि ना उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति ना होती ना जिन्हें संविधान सभा में रखा जाना था, तो इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी, ठीक है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप, यानी कि जो दिखाई देने वाला रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए। यानी कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए जो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी ना, उन सिद्धांतों को मूर्त और आकार दे रही थी, मूर्त रूप और आकार, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए संविधान ना लागू होने के कई दशक पूर्व, यानी कि कई जो है सालों पूर्व, जो है कई दशक पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। अब जैसे मैं उदाहरण के रूप में अगर आपको बताऊं तो भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का, किन वैल्यूज़ का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए, ये सारी बहस, ठीक है। और उन बहसों से ना निष्कर्ष जो निकलते थे, जो रिजल्ट निकलता था, उनको ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए राष्ट्रीय आंदोलन से ना जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया ना, तो उसका जो है सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा, ध्यान रखेंगे, नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव मिलता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया, कब लाया? जवाहरलाल नेहरू लाए, 1946 में लाए, ठीक है। अब इस प्रस्ताव में ना संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था, और इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं, मूल्यों को समाहित किया गया था, ठीक है। पिछले भाग में हमने जो है जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा था, वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में ही समाहित मूल्यों से प्रेरित था, ठीक है, और उनका सारांश है। और इसी प्रस्ताव के आधार पर ना हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, जो कि हमने उद्देशिका में देखा है, ठीक है, उद्देशिका में हमने देखा है ना कि जो है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सारी चीज़ें, तो ये जो है ये प्रस्ताव के आधार पे ही संविधान में डाला गया है। और ये जो है ना बुनियादी प्रतिबद्धताओं को जो है संस्थागत स्वरूप दिया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है, ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। अच्छा चलिए, आज बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें हो गई हैं, यही मैं समाप्त करती हूँ अपने वीडियो को। अगले पार्ट में हम संस्थागत व्यवस्थाएं देखेंगे। आई होप अगले पार्ट में शायद चैप्टर समाप्त हो जाए, और अगर नहीं भी समाप्त हो जाता है तो उसके अगले पार्ट में होगा, ठीक है। तो गाइज़ प्लीज़ ज़रूर बताओ कि मेरा जो है पढ़ाना आपको कैसा लगता है, और कमेंट भी कर दिया करो, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। आप लोग शेयर तो करते हो नहीं, ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो। एक सब्सक्राइबर भी अगर मेरा 10 शेयर करेगा तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स में, और जो है अगले पार्ट में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।